लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। ओके, वॉइस क्लियर आ रही सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह का ग्राफ देखा था और कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। ये नीचे एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुक्स में कहीं ये चीज़ नहीं शो करी जाती कि किस तरह का पैटर्न एक्चुअली हम रियलिटी में देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं नीचे जो पैटर्न देख रहे हैं ना, इस तरह का दिखता है जब सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हम लोग देखते हैं। मिडिल में आप देख रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा दिख रहा है, जिसको मैंने ठीक ऊपर जो ग्राफ है प्रिंसिपल मैक्सिमा वाला माइनस लैम्डा टू लैम्डा उसके बीच यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो ब्राइट स्ट्रिप्स हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा के बगल में, ये फर्स्ट ऑर्डर सब्सिडरी मैक्सिमाज हैं। ठीक है, और इनके बीच जो ब्लैक स्ट्रिप्स दिख रही हैं वो सारी मिनिमा है जिन पर इंटेंसिटी 0 है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न जनरेट होता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा and what happens if the width of the slit is equal to the wavelength of the incoming light। मीन्स अगर a इक्वल टू लैम्डा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखें। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बाद फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड बन रहे होंगे, वहां तक कि जो एंगुलर सेपरेशन होता है, एंगुलर एस्पेरेट जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लिट, तो जितना एंगल सस्टेंड होता है वो कहलाता है एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। आप समझ रहे हैं ना कि प्रिंसिपल मैक्सिमा जहां एंड हो रही है वहीं पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों साइड जो फर्स्ट मिनिमा बन रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर दीजिए, कहां से? स्लिट से। तो जो एंगल सस्टेंड होगा वो कहलाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। और मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है हाफ एंगुलर विड्थ। तो अब देखें कैसे करते हैं। ए साइन थीटा इक्वल टू 0 प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है ना, आप सभी को याद होगा ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा कंडीशन होती है मिनिमा के लिए, ए साइन थीटा इक्वल टू 0 कंडीशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, और ए साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1/2 लैम्डा होती है सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमास के लिए। ओके, तो मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू 0, और सब्सिडरी मैक्सिमा जो बनते हैं उनके लिए ए साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है उसके लिए कंडीशन ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा होगी, तो एम इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। Hence, it is clear that angular width of the principal maxima is inversely proportional to the slit width. Sin theta, if theta is very small, then sin theta equal to theta. So theta is equal to plus minus lambda by a. It means theta is inversely proportional to a. It means if you decrease the slit width, then the spread of principal maxima decreases, and if you increase the slit width, then the spread of principal maxima will decrease. अब ये कंडीशन हम लोग देखते हैं कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल विड्थ हो जाए स्लिट की, उस कंडीशन में क्या होगा? इट मींस ए इक्वल टू लैम्डा। इफ ए इक्वल टू लैम्डा देन ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। इस कंडीशन में हम यहाँ पर ए की जगह लैम्डा सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ओके, तो लैम्डा इंटू साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री फिगर में अगर हम कंसीडर करें तो जो डायग्राम स्टार्टिंग में बनाया था जिसमें हम शो कर रहे थे कि किस तरह से लाइट रे आती हैं और सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होता है, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होती हैं और वो आगे की ओर बढ़ती हैं, एंगल थीटा वहां पर अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पर हमारे प्रिंसिपल मैक्सिमा ही दिखाई देगा, यानी सेकेंडरी जो सब्सिडरी मैक्सिमा से तो वो दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशन जब स्लिट विड्थ इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाती है, उस कंडीशन में सिर्फ आपको क्या दिखेगा? प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखेगा, कोई भी सब्सिडरी मैक्सिमा नहीं दिखेगा। मींस द होल ऑफ द स्क्रीन, फुल स्क्रीन विल बी illuminated by the field of view
and which is filled by the principal maxima only and no subsidiary maxima will be there. Okay, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से मुझे निकालना था यहाँ पर हाफ एंगुलर विड्थ। अब आप यहाँ देखें कि जो स्प्रेड है जो मैक्सिम प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसका कहाँ से कहाँ तक है, उस p इक्वल टू माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक। ओके, यानी कि p इक्वल टू कंसिडर किया था मैंने पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा, वहां पर ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंपली हम कहेंगे कि इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए साइन थीटा इक्वल टू माइनस लेमडा एंड ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस लेमडा। इट मीन्स माइनस लेमडा से प्लस लेमडा तक इनका पूरा स्प्रेड होगा। इट मीन्स इसका हाफ अगर कर दें तो 0 से लैम्डा मान सकते हैं। मीन्स ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा कंडीशन होगी हाफ एंगुलर विड्थ के लिए, या हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए और अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू लैम्डा बाई ए। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा और a into theta equal to lambda, therefore theta equal to lambda by a. So this is the formula for the half angular width of the principal maxima जी, जो कि यहाँ पे ब्लू बॉक्स में दे रखा है मैंने, थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ओके, इसी के साथ कभी कभी हाफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए पूछा जाता है। तो लीनियर विड्थ सिंपली क्या होगा कि देखिए जो L2 लेंस लगाया था उसकी फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ f थी। मीन्स f इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। और ये जो थीटा है वो उसका एंगुलर स्प्रेड हाफ एंगुलर विड्थ है। तो लीनियर एक्सपेंशन उसका कितना हो रहा होगा, लीनियर वो कहाँ तक स्प्रेड हो रही होगी हाफ मैक्सिमा स्क्रीन पर, x इक्वल टू एफ इंटू थीटा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस होता है ना, तो आर्क इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। तो आर्क यहाँ पर पार्ट होगा, x इज द हाफ एंगुलर हाफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। मींस स्क्रीन के मिडिल पॉइंट से प्रिंसिपल मैक्सिमा का हाफ पोर्शन कहाँ तक स्प्रेड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और f is analogous to the radius of that particular corresponding to that arc x, and theta is the angle, therefore x equal to f into theta। तो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में हम थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे f का, तो x इक्वल टू एफ लैम्डा बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा और हाफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा को कैलकुलेट करवाते हैं। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वो आप बुक से देखकर कर लीजिएगा, और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर ही हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आर्टिकल हमारा था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले आते हैं, उसके बाद हम मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन निकालते हैं, सब्सिडरी मैक्सिमा की कंडीशन निकालते हैं, उसके बाद हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालते हैं, एंड हाफ लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो ये आर्टिकल कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक इस तरह का क्वेश्चन बीच में पूछा गया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफ्रैक्शन ऑफ ए सिंगल स्लिट एंड इंटरफेरेंस एट टू स्लिट। देखिए इंटरफेरेंस एट टू स्लिट जो आप लोग पढ़ते थे वो एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है, उसी तरह के मैक्सिमा मिनिमा का इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ, डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर भी जनरेट होता है। वहां पर भी इंटरफेरेंस में टू स्लिट्स, वहां पर सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस सिंगल स्लिट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक दो डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव्स का ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तक इंटरफेरेंस जनरेट ही नहीं होगा। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इसलिए सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हो सकता है लेकिन सिंगल स्लिट से इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट इंटरफेरेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कंपेयर या डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट एंड इंटरफेरेंस एट टू स्लिट, ठीक है। तो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न वी गेट अ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको एक सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है विद द सक्सेसिव एसिमेट्रिक सब्सिडरी मैक्सिमा। उसके दोनों ओर सब्सिडरी मैक्सिमा मिलते हैं और उनकी सक्सेसिव जो इंटेंसिटीज हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं।
प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों ओर मिलने वाले फर्स्ट मैक्सिमा जो होंगे, फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा, उनकी इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा से 1/22 टाइम्स कम होती है ना। I0/22 आपने पढ़ा, फिर उसके बाद I0/64 आता है, इस तरह से। सेकेंड जो मैक्सिमा होगा उसका और घट जाएगा, थर्ड सब्सिडरी मैक्सिमा होगा उसका और, तो इस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की आपको मैक्सिमा मिलती है। एज नैरो द स्लिट वाइड इज द सेंट्रल मैक्सिमा। आपने देखा कि स्लिट ए को जितना नैरो करते चले जाते हैं और जितना लैम्डा के नजदीक लाते जाते हैं, उतना ही उसका सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है या वाइडनेस है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। और ए इक्वल टू लैम्डा जब हो जाता है तो पूरी स्क्रीन पर आपको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखेगा या प्रिंसिपल मैक्सिमा ही दिखेगा। जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, व्हाइल इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर ऑफ सेम विड्थ एंड आर एल इक्वल सेपरेशन। यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस में जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा है सेम विड्थ के होते हैं और उनका जो सेपरेशन होता है वो भी इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट सक्सेसिव सब्सिडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस। आपने देखा कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों ओर फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा उनकी इंटेंसिटी घट गई, सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमा दोनों ओर देखेंगे उनकी इंटेंसिटी और भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से डिक्रीज होता चला जाता है। लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर देखा जाए तो ऑल मैक्सिमा आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। जितने भी मैक्सिमा बन रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, सेंट्रल के साइड वाले हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ, जितने भी सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी इक्वल होती है, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस ये हो गया, यहाँ पर सब्सिडरी मैक्सिमा जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी घटती है डिफ्रैक्शन में, जबकि इंटरफेरेंस में वो कांस्टेंट रहती है और सेम इंटेंसिटी के मैक्सिमा मिलते हैं। एज स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स लार्जर इज द फ्रिंज विड्थ। यहाँ पर ये होता है इंटरफेरेंस में जितना भी डिस्टेंस स्लिट्स के बीच की कम होगी, है ना, स्मॉल डी लेते हैं ना वहां पर, स्लिट डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, तो जितना कम होती चली जाएगी उतनी ही स्लिट विड्थ बढ़ती चली जाएगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, बीटा इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी, मीन्स बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल डी। तो जैसे जैसे हम दोनों स्लिट्स को नजदीक लाते हैं इंटरफेरेंस एपरेटस में, और उनके जो फ्रिंज पैटर्न जनरेट होता है उनके बीच जो फ्रिंज की विड्थ होती है वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज in the interference pattern the intensity of light at each maxima is nearly 4 times the intensity of the light at the central maximum in the diffraction pattern। diffraction pattern में जितनी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा पर मिल रही है उसकी लगभग 4 टाइम्स इंटेंसिटी की आपको वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I मान लिया जाए, तो वहां पर A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A मान लिया जाए, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने देखा होगा कि I जो जनरेट होता है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर जनरेट होता है ना टोटल, तो यानी 2A होल स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर का मतलब है 4I0, है ना। और यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको मैक्सिमम मिला था प्रिंसिपल मैक्सिमम, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, I0। तो इस तरह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो होती हैं वो ज्यादा ब्राइटर होंगी इन कंपैरिजन टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछे थे उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट एंड इंटरफेरेंस जनरेटेड बाय टू स्लिट्स। तो इस तरह से आप इन तीनों पॉइंट्स को समझ के और लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इनको टेबलेट करके भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से अगर लिखना चाहें, और चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा दिया गया। तो अब हम लोग आज अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर। ओके, रेडी है सभी लोग नेक्स्ट आर्टिकल के लिए। ओके, सो दिस इज द ए बी इज द सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर मीन्स आपने कोई एक कार्डबोर्ड ले लिया या कोई एक okay, so there was an interruption due to the network problem. Hello, hello, are you getting my voice? Hello, okay.
Okay, so let us start the Fraunhofer diffraction at a circular aperture. So AB is the circular aperture, means the diameter of the aperture is A. एक इस तरह का मेटल सीट या किसी कार्डबोर्ड सीट में एक होल ड्रिल किया गया होगा जिसका डायमीटर स्मॉल a है, ठीक है, और उसको मैंने रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, और ये स्क्रीन है वो भी परपेंडिकुलर टू द लैपटॉप स्क्रीन या आपका मोबाइल स्क्रीन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. सो और किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई सोर्स रखा है, वहां से ये लाइट रेज आ रही हैं. इस मीन्स यहाँ पर जो ए बी पर वेव फ्रंट आ रहा होगा वो कैसा प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा. जब ये यहाँ से टकराएगा तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी और कुछ वेव्स फोकस होंगी पी पॉइंट पर, कुछ किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से इंक्लाइंड होंगी, वो फोकस होंगी क्यू पॉइंट पर. तो यहाँ पर डिस्कस कर लें. ए बी इज अ सर्कुलर अपर्चर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन. स्मॉल ए इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर. Lambda is the wavelength of the light coming from the source kept at an infinite distance. L is the lens to focus the light on the screen. ये लेंस है जिससे हम स्क्रीन पर फोकस करेंगे लाइट को, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही होंगी, उनको स्क्रीन पर हमें इमेज बनाने के लिए या फ्रिंज पैटर्न देखने के लिए फोकस करना होगा. एंड टी इज द स्क्रीन प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द योर स्क्रीन, मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन. तो डिस्कस करते हैं सेकेंडरी वेव्स जो हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स. द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन सी पी, सी से पी की डायरेक्शन में जो ट्रैवल कर रही है वेव्स वो पी पर फोकस होंगी और यहाँ पर एक ब्राइट इमेज बनाएंगी, ठीक है. और जो लाइट रेज ट्रैवल कर रही होंगी थीटा इंक्लाइनेशन बनाते हुए एपर्चर के साथ, उनको मैंने कंसिडर किया कि ये क्यू पॉइंट पर फोकस हो रही है. ओके, तो क्यू पॉइंट पर जो लाइट फोकस हो रही है तो ये होल यहाँ पर होगा ए बी जिसका डायमीटर ए, तो इसके किनारे ए से डिफ्रैक्ट हो रही हैं और बी किनारे से डिफ्रैक्ट हो रही हैं. तो दोनों के बीच, जैसा कि मैंने पहले वाले केस में डिस्कस किया था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, क्या निकाला था वहां पर पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ए से हम बी क्यू पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो सपोज एम इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द बी क्यू. बी क्यू पे कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, स्ट्रेट लाइन जैसी ही होगी यहाँ पर, ठीक है. तो बी एम जो होगा वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बी से जाने वाली रे, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू बी एम. और इस ट्राइंगल ए बी एम से हम कैलकुलेट करेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना होगा. लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स. पी क्यू मीन्स दैट यहाँ पर आर शो किया गया, आप उसको एक्स मान के चलिएगा, आर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करें, सर्कुलर अपर्चर है तो जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो सर्कुलर ही जनरेट होगा. तो कितनी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी दूसरी फ्रिंजेस ब्राइट या डार्क बनेंगी. नेक्स्ट, तो ट्राइंगल ए बी एन से हम निकालें ए बी एम से बी एम इक्वल टू ए बी साइन थीटा या पाथ डिफरेंस इक्वल टू ए साइन थीटा, जैसा कि पहले निकाला करते थे. ओके, अब हम मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन लगाएं. डिफ्रैक्शन में मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलती है? जब ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा होता है. तो यहाँ पर ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. हेलो, ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा कंडीशन के लिए मिनिमम इंटेंसिटी होगी. और ए साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1/2 लैम्डा के लिए जो इंटेंसिटी कंडीशन होगी, ये एक्चुअली यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए था, मैंने मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम होगा यहाँ पर, ठीक है ना. मैक्सिमम समझिएगा इसको, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस होंगी, ठीक है. तो इन कंडीशंस को आगे डिस्कस करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखें. एज द सर्कुलर अपर्चर इज सिमेट्रिक. सर्कुलर अपर्चर है तो स्लिट की तरह एसिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट द सेंटर या अबाउट द एक्सिस. द रिजल्टेंट पैटर्न मे बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द फिगर अबाउट द सेम एक्सिस. अगर ये जो एक्सिस है सी पी, इसके अबाउट हम अगर पूरे पैटर्न को रोटेट कर दें तो एक सिमेट्रिक पैटर्न हमें मिल जाएगा. वो तो वैसे ही पी पॉइंट के चारों ओर सर्कुलर पैटर्न हमें मिलेगा. एक्चुअली इस आर्टिकल को ड्राइव करना बहुत ही टफ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेसल्स फंक्शंस का यूज किया जाता है. तो एमएससी वगैरह में जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसका डिराइव करने का तरीका दूसरा. यहाँ पर अप्रोक्सीमेशंस के साथ हम आर्टिकल को डिराइव कर रहे हैं. द पॉइंट P thus will trace out a circular ring. तो इस तरह से अगर हम रोटेट करेंगे तो P के अबाउट एक सर्कुलर रिंग आपको मिलेगा यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का. इंटेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि अगर Q पॉइंट पर मिनिमा बन रहा है तो एक मिनिमम इंटेंसिटी की रिंग मिलेगी P के चारों ओर आपको, इस तरह से, है ना.
आगे फिगर में दिखाऊंगा। और अगर यहाँ क्यू पर मैक्सिमम मिल रहा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की एक रिंग मिलेगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे रिंग्स के पैटर्न मिलेंगे। दिस इज डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर कंस्टिट्यूट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट डिस्क। तो सेंटर में आपको ब्राइट डिस्क मिलेगी। तो सेंटर वाली जो ब्राइट डिस्क मिलेगी मीन्स यहाँ पर सेंटर ब्राइट डिस्क मिल रही है और क्यू पर मिनिमा मिल रहा है। तो पी क्यू इक्वल टू आर रेडियस के बराबर एक सेंटर ब्राइट डिस्क मिलेगी। इस डिस्क को हम बोलते हैं एयरी डिस्क, ठीक है, AIRY, एयरी डिस्क। उस डिस्क के बाहर एक डार्क रिंग मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स मिलेंगे। तो सेंटर में होगा एरी रिंग और एरी डिस्क, और उसके चारों ओर फिर मिलेंगे एरी रिंग्स, ब्लैक रिंग्स, ब्राइट रिंग्स, ब्लैक रिंग्स, ब्राइट रिंग्स, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ डार्क रिंग इज 0। आपको मालूम है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो मिनिमा की इंटेंसिटी होती है वो 0 ही होती है, जबकि वहां पर ऐसा नहीं होता है इंटरफेरेंस पैटर्न में। वो डिपेंड करता है A1 A2 पर, है ना। जो इंटरफेरेंस वेव्स हैं अगर उनके एम्पलीट्यूड इक्वल है तब तो डार्क मिलेगा, अदरवाइज इक्वल नहीं है तो वहाँ डार्क नहीं मिलता है। यहाँ पर हर कंडीशन में आपको डार्क ही मिलेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट रिंग्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली, जबकि ब्राइट रिंग्स की इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है, जैसा कि आपने सिंगल स्लिट में पढ़ा था। तो आगे देखते हैं। ओके, कंडीशन वही हमारी साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो थीटा इक्वल टू आर एंड एफ इज द second focal length of the lens is very near to the aperture, therefore CP approximate equal to the second focal length of the lens L, therefore theta angle will be equal to R by F, okay, where R is the radius of airy disc. What is the airy disc? Airy disc जो सेंटर में ब्राइट डिस्क आपको मिलेगी, यानी कि जो मैक्सिमा मिलेगा सर्कुलर डिस्क मिलेगी वो एरी डिस्क होगी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट सब्सिडरी मिनिमा, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है? ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एम इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये कि चारों तरफ सिमेट्रिक है तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, एक तरफ ले लिया उसको रोटेट कर दिया। तो साइन थीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। और इन दोनों फॉर्मूले से हम कंपेयर कर सकते हैं आर बाई एफ इक्वल टू लैम्डा बाई ए या आर इक्वल टू एफ लैम्डा बाई ए, एंड आर इज द, व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ एरी डिस्क, ओके। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? इस आर्टिकल में भी हम क्या करते हैं, हाफ एंगुलर विड्थ और हाफ लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ लीनियर विड्थ के लिए एक्चुअली होता क्या है कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल होता है, इसमें कुछ बेसल फंक्शंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशंस करके निकाला गया है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो एरी डिस्क की जो वैल्यू होती है वो 22% लार्जर होती है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। वो कैलकुलेटेड वैल्यू आप एग्जैक्ट तभी निकाल पाएंगे जब आप बेसल फंक्शंस को यूज करेंगे। शायद आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैथमेटिक्स में बेसल फंक्शन पढ़े हो, शायद पढ़े हो। लीजेंडर इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेगेउरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हार्माइट एंड बेसल्स। तो बेसल्स फंक्शन का यूज करके हम निकालते हैं। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन ये कर लेते हैं कि स्लाइटली मोर होगा तो ये 1.22 एफ लैम्डा बाई ए हो जाएगा, क्योंकि 22% ज्यादा होगी रेडियस जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ हाफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा आर इक्वल टू 1.22 एफ लैम्डा बाई ए। आप यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं एक्चुअल रेडियस जो होता है वो 22% लार्जर होता है कैलकुलेटेड वैल्यू से, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बस इतना ही लिख देना, आपको डेरिवेशन नहीं दिखाना है आगे। और हाफ एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे? हाफ एंगुलर विड्थ एक्चुअली क्या होता है, थीटा ही होता है। तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए अगर है तो ये भी बढ़ जाएगा उतना ही 22%, तो इसको भी हमने लिख दिया 1.22 लैम्डा बाई ए। सो ये आपको इस तरह से इसमें जो सर्कुलर अपर्चर वाला आर्टिकल है, दो चीजें आपको ड्राइव करनी होंगी, हाफ लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम आर इक्वल टू 1.22 एफ लैम्डा बाई ए एंड हाफ एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए, ओके। तो ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल पैटर्न जनरेट होता है जो एक्चुअल में जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको। स्क्रीन विजुअल है ना सभी को? हेलो, अब आप लोग अपने जो माइक हैं वो अनम्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो सर्कुलर अपर्चर का जो स्क्रीन पर जैसा दिखेगा, सर्कुलर अपर्चर का स्क्रीन पर जिस तरह का पैटर्न दिखेगा वो दिखाया। यहाँ पर आप जो ब्राइट डिस्क देख रहे हैं सेंटर में, देखिए इस फिगर को मैग्नीफाई करके दूसरा फिगर मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो ब्राइट डिस्क देख रहे हैं ये एरी डिस्क है, ठीक है। एरी का रेडियस मैंने आर इक्वल टू 1.22 एफ लैम्डा बाई स्मॉल ए कैलकुलेट किया है।
इसके बाद जो ब्लैक रिंग lambda दिख by रहा है ना, ये हाँ। सेंटर वाला एरी डिस्क है। जो ब्लैक दिख रहा है, इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा। फर्स्ट मिनिमा, फिर ये फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, व्हाइट वाला हल्का डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का डिस्क मिल रहा है। फिर ये सेकंड मिनिमा मिल रहा है, फिर ये सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा मिल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ रहे हैं तो मैक्सिमा जो है उनकी इंटेंसिटी कम होती चली आ रही है। और सबसे ब्राइट कौन सा है? आपका जो डिस्क है मिडिल वाला, सेंट्रल वाला एरी, ठीक है। तो इस तरह का एक्चुअल पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास टाइम है और क्वेश्चन आप प्रॉपर पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगर चाहें तो पेंसिल से हल्का सा स्टैंड ड्रॉ करके दिखा भी सकते हैं एक्चुअल पैटर्न कैसा दिखेगा, ठीक है ना। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न कैसा दिखा। तो इस तरह आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो आज आपने सीखा हाफ एंगुलर ब्रिड्थ एंड लीनियर हाफ लीनियर ब्रिड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, क्लियर हुआ ना सभी को? ओके। जूम ऐप में एक्चुअली क्या होता है कि टाइम लिमिट भी रहती है 40 मिनट की वन टाइम। तो वो टाइम लिमिट एंड होने वाली है, ओनली 5 मिनट्स रहेंगे। 5 मिनट के अंदर आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। पिछले वाले आर्टिकल सभी को क्लियर हो गए? क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप उस रिकॉर्डिंग को अगर कोई चीज़ दोबारा से रिपीट करनी हो तो यूट्यूब चैनल पे जाके उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हुई इनका फिर से मैं अच्छे से स्लाइड बना के फिर से यूट्यूब पर अलग से अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30th को इसी टाइम 11:30 पर कलेक्ट होंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। ओके, सिंगल स्लिट हो गया, सर्कुलर अपर्चर हो गया, और डबल स्लिट हम लोग डिस्कस करेंगे 30th को 11:30, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन है किसी का? तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है? इसमें पढ़ते रहिए। एग्जाम कब तक होंगे? एग्जाम का बेटा कुछ अभी कहाँ नहीं दिख रहा है, 15 मई के बाद पता लगेगा क्या होगा। अभी तो पहले लॉकडाउन खुले, लॉकडाउन खुलने के 2 वीक्स के बाद एग्जाम से स्टार्ट होंगे, ऐसा कहा गया है। लॉकडाउन जब खुलेगा प्रॉपरली उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद एग्जाम से स्टार्ट होंगे। यानी कि अगर 4 मई को लॉकडाउन खुलता है तो 20th से पहले आपके एग्जाम से स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। मीन्स ये मान के चलिए आपकी जून में एग्जाम जाएंगे, मई लास्ट वीक या जून में, ठीक है ना। ये पढ़ते रहिए। जरूरी एग्जाम हो? हाँ, नहीं एग्जाम्स तो होंगे ही, फिर आपको अभी तो ऐसी कंडीशन बनी है एग्जाम्स कैसे नहीं होंगे। और अगर आप लोग कोविड-19 से रिलेटेड कोई अवेयरनेस का कोई पोस्टर, कोई फोटोग्राफ, कोई मैसेज, कोई वीडियो मैसेज, कोई ड्राइंग, कुछ भी बनाना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि अपना एक हायर एजुकेशन का पोर्टल है, उस पर डेली सारे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स भेजते रहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे करियर परामर्श वाले ग्रुप में भी कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स में भेजते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर कोई मैसेज, बहुत बड़ा नहीं है, 20 to 30 सेकंड का मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वीडियो मैसेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या कोई ड्राइंग हो सकती है, कुछ भी भेज सकते हैं। तो उसको हम लोग अपने ग्रुप में, हायर एजुकेशन वाले ग्रुप में आगे प्रमोट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार देख लिया करिए आप लोग, जिससे कि फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये अभी थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, क्लास एंड करता हूँ मैं। ओके बाय।